गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके हार्मोन्स के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क, थाइमस तथा पीनियल ग्रंथि आदि के बारे में बताया था। तो आज उसी के आगे हम अगली हेडिंग लिखेंगे जिसका नाम है हार्मोन्स। तो आज आपका टॉपिक है जिसका नाम है हार्मोन्स। लिखेंगे हार्मोन्स। तो देखिए हार्मोन्स क्या है, लिखेंगे हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि से सीधे रुधिर में स्रावित होकर सारे शरीर में संचरित होते हैं और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही विशिष्ट कोशिकाओं या विशिष्ट अंगों की कोशिकाओं की कार्यकी को वातावरणीय दशाओं के अनुसार प्रभावित करती है। हार्मोन्स रुधिर प्रवाह के साथ रुधिर के विशिष्ट अंगों में पहुंचकर उनके कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे हार्मोन्स का हमारे शरीर में महत्व। हार्मोन्स का हमारे शरीर में महत्व। Importance of hormones in our body. Importance of hormones in our body, यानी कि हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या महत्व है।
क्या भूमिका है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हार्मोन्स हमारे वृद्धि के लिए सहायक होता है ना। हार्मोन्स की अधिकता या हार्मोन्स की कमी हमारे शरीर में प्रभाव यानी कि प्रभाव दिखाती है और इससे नुकसान भी होते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। जैसे बालों का झड़ना, सफ़ेद हो जाना और गंजापन बालों में आ जाना, ये सब हार्मोन्स की कमी के कारण हो जाता है। लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाना या बौनापन हो जाना, ये भी हार्मोन्स के कारण ही होता है। तो लिखेंगे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं जैसे वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत आदि को नियंत्रित करना हार्मोन से ही करता है। अब देखिए, कोई चीज़ ज़्यादा हम प्रोटीन खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है, जो नियंत्रण का क्षय है, अगर नियंत्रण नहीं कर रहा तो प्रोटीन खा रहे हैं तो हमारा शरीर कैसा, जैसे एक पेड़ विकसित होता जाता है ऐसे हम भी विकसित हो जाएंगे। लंबे होते चले गए तो लंबे होते चले गए हैं, 10 फीट 15 फीट के लंबे हो गए, मोटे हो गए तो बहुत अधिक मोटे हो गए, जानवर की तरह हाथी लगने लगे। तो ये सब कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं कि जितनी आवश्यकता अधिकता भी ना हो और उसकी कमी भी ना हो। तो क्या लिखा कि हार्मोन्स ही करते हैं। ये अति सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हुए भी अति सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हुए भी विभिन्न क्रियाओं को कराने में सफल होते हैं। फिर भी इनका कम या अधिक स्त्रवण होने पर शरीर में कार्यात्मक रोग होने की संभावना हो जाती है। अगली लाइन से लिखेंगे, एक्सले के अनुसार हार्मोन्स शरीर के रासायनिक दूत हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि शरीर के रासायनिक दूत किसे कहा जाता है। ठीक है, विटामिन्स लिखा होगा, हार्मोन्स लिखे होंगे, प्रोटीन्स लिखे होंगे और एंजाइम्स लिखे होंगे। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक कोई छांटना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक दूत किसे कहते हैं, तो हार्मोन्स को कहा जाता है। ठीक है, दूत जो क्या करता है, दूध का कार्य क्या होता है, आपने सुना है, संदेश पहुंचाना। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ दूध हुआ करते थे, तो दूध जाता था संदेश लेकर दूसरे को देने कि आपके यहाँ उन्होंने ये संदेश भेजा है कि हमें इससे लड़ाई लड़नी है या हमें ऐसा कुछ कहना है। तो लेकिन एक नियम भी होता था कि जो संदेश लेकर आता था, जिसे दूध कहते थे, उसे मारा नहीं जाता था, उसे फिर संदेश देकर वापस कर दिया जाता था। तो ये शरीर के रासायनिक हार्मोन शरीर के रासायनिक दूत हैं, ऐसा किसने कहा है, एक्सले ने कहा है। ठीक है, ये क्रियाओं की गति को नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं। ये क्रियाओं की गति को नियंत्रण
या नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव। हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव। हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। अब जैसे कि कहा जाता है कि हार्मोन्स होते क्या हैं, तो हार्मोन्स स्टेरॉइड तथा प्रोटीन्स के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। ठीक है, किसके पदार्थ होते हैं? प्रोटीन्स तथा स्टेरॉइड के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। जो हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं वे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, कुछ हार्मोन थायरॉक्सिन अमीनो अम्ल होते हैं, तो लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे इसके स्वभाव में, इनका अणु भार कम होता है। लिखेंगे इनका अणु भार कम होता है। इनका अणु भार कम होता है। दूसरा लिखेंगे ये जल में विलय होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। नंबर तीसरा, ये विसरण द्वारा विभिन्न ऊतकों में पहुंचते हैं। ये विसरण द्वारा, विसरण को डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण परासरण है ना, ऊपर जाने और नीचे आने की ये क्रियाएं विसरण कहलाती है। तो ये विसरण द्वारा विभिन्न ऊतकों में पहुंचते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे ये रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। ये रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेने पर, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेने पर नष्ट होने के कारण, रासायनिक क्रिया में भाग लेने के कारण वह नष्ट होने के कारण इनका लगातार स्त्रावण होता है। इनका लगातार स्त्रावण होता है। अगला नंबर, ये उपापचय क्रियाओं में सीधे, ये उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग ना लेकर, सीधे भाग ना लेकर उनकी गति मात्र को प्रभावित करते हैं। उनकी गति मात्र को प्रभावित करते हैं। तो देखिए ये था आपका हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव। तो आपने रासायनिक स्वभाव में जाना कि ये उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं तथा उनकी गति मात्र को प्रभावित करते हैं। ये विसरण द्वारा विभिन्न ऊतकों में पहुंच जाते हैं। अब जैसे पेट में ये बने, पीयूष ग्रंथि में ये बने, तो अब ये विसरण द्वारा क्रिया हुई तो ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच गए। तो ये था हमारा हार्मोन। सभी को समझ में आ गया होगा हार्मोन्स के बारे में। अब अगली हेडिंग डालेंगे विभिन्न अंतःग्रंथि व उनसे स्रावित हार्मोन। विभिन्न अंतःग्रंथि व उनसे स्रावित हार्मोन। उनसे स्रावित हार्मोन यानी कि विभिन्न ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं और कौन कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित कर रही है, अब उसके बारे में जानेंगे। लिखेंगे सबसे पहले
पीयूष ग्रंथि, जिसे कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। हेडिंग डाल लेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, अभी दिमाग चलता है मास्टर जैसा। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स या मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है। लिखें, यह एक जटिल ग्रंथि है, यह एक जटिल ग्रंथि है जो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में, जो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डाइएनसेफेलॉन नामक, पश्च भाग में डाइएनसेफेलॉन नामक संरचना के अधर तल पर, संरचना के अधर तल पर स्थित होती है, संरचना के अधर तल पर स्थित होती है। यह इन्फुलिबुलम, इन्फंडिबुलम लिखे, इन्फंडिबुलम, एक मिनट, इन्फंडिबुलम नामक ग्रंथ के द्वारा, नामक ग्रंथ के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। यह ग्रंथि अग्र, मध्य तथा पश्च, अग्र, मध्य तथा पश्च तीनों पिंडों में विभक्त होती है, तीनों पिंडों में विभक्त होती है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत भी ये भागों में बटा है, तो उसके अंतर्गत भी उसके कई भाग आते हैं, तो अभी उसी के अंतर्गत ही लिखना है हमें। अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन, हेडिंग इसी के अंतर्गत डालेंगे, पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत ही हेडिंग है डाल देंगे, लिखेंगे अग्र पिंड से स्रावित हार्मोन, अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन, अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन्स। देखिए अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन्स किस प्रकार से होता है? सेमेट्रोट्रॉपिक या वृद्धि हार्मोन होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। प्रेरक हार्मोन होता है, प्रेरक क्या होता है? जो हमें प्रेरणा देता है किसी कार्य को करने की, प्रेरक यानी कि हमें लालसा देता है उसे करने के लिए, तो वह भी कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से भी स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है। और प्रेरक हार्मोन्स के अंतर्गत मोनोट्रॉपिक हार्मोन्स भी आता है। तो जो आपका वृद्धि हार्मोन है, शरीर में वृद्धि का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रेरक यही होता है। इसी से व्यक्ति बौना रह जाता है, और तथा इसके अति श्रावण से बहुत अधिक हो गया तो शरीर कैसा? भीम जैसा हो जाता है, बड़ा है ना, लंबा चौड़ा खूब। इसके अति श्रावण से कम हो जाता है तो बच्चा जो होता है वो बौना रह जाता है, ठीक है। किससे? सबसे पहला जो इसी के वृद्धि हार्मोन, जिसे हम सोमेटोट्रॉपिक कहते हैं। दूसरा पुटिका प्रेरक हार्मोन है, तो ये शुक्र जनन को प्रेरित करता है, ठीक है।
तीसरा जो हार्मोन्स है, तो ये जो सारे आपके हार्मोन्स हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है।